हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है वो वीडियो, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक संस्कृति। इस टॉपिक में भी हम फैक्ट वाइज वन लाइनर फैक्ट पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक इतिहास में ऐसे ही हैं जिन्हें हमें वन लाइनर फैक्ट के तौर पे पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, ताकि वो हमें याद रह जाए, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी। वेद जब हमने पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो चारों वेद पढ़े थे, वहाँ हमने देखा था। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। ये जो आर्य शब्द है, आप इससे परिचित ही होंगे। जब भी आपने इतिहास पढ़ा होगा, आर्य शब्द का उल्लेख आया ही आया होगा। तो आर्य जो ये शब्द है, ये किस भाषा से लिया गया है? ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। देखिए, कहा जाता है कि भारत में जब वैदिक संस्कृति की शुरुआत हुई थी, तो जो लोग इस संस्कृति को चला रहे थे वो आर्य थे। लेकिन ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ कि ये आर्य एक्चुअल में भारत से ही बिलोंग करते थे या कहीं और से भारत में आए थे। सभी के अलग अलग तर्क हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद, मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही है। जैसे दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने कहा है कि ये तिब्बत से आए थे। जो आर्य थे वे तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक, इनके अकॉर्डिंग उत्तरी ध्रुव से आए थे आर्य। और मैक्स मूलर, इन्होंने, ये एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा था कि मध्य एशिया से आए हैं आर्य, ठीक है। तो जितने भी विद्वान हुए हैं, ये तो कुछ ही विद्वान हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। तो उनमें से खास है दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने कहा है कि आर्य तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक, इनके अकॉर्डिंग आर्य जो थे वे उत्तरी ध्रुव से आए थे। और मैक्स मूलर ने कहा है कि ये मध्य एशिया से आए थे। वैदिक संस्कृति। अब वैदिक संस्कृति को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की तिथि निर्धारित की गई है ऋग्वैदिक काल के लिए। उत्तर वैदिक काल के लिए 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय निर्धारित किया गया है। मतलब यहाँ ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और जैसे ही ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ, उत्तर वैदिक काल आ गया, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और फ्रेंड्स, आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसे डिवाइडेशन क्यों किया गया, क्यों डिवाइड किया गया? वैदिक संस्कृति को पूरा पढ़िए जब तक चलिए संस्कृति। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पढ़ा, तो हमने इसे तो डिवाइड करके नहीं पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता, पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद की सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसे तो नहीं डिवाइड किया। लेकिन इसे वैदिक काल को क्यों डिवाइड किया गया? क्योंकि इन दोनों कालों में जो व्यक्तियों, जो सामाजिक संस्कृति थी, है ना, राजनीतिक व्यवस्था थी, अर्थशास्त्रीय व्यवस्था थी, जितनी भी ये चीज़ें थी, इनमें बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आया। बहुत चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें बदली, है ना। स्त्रियों की दशाओं में परिवर्तन आया, हर व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आया, मॉडर्नाइजेशन जैसी चीज़ें आने लगी थी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें गलत भी स्टार्ट हो गई थी। पढ़ेंगे हम कि क्या क्या परिवर्तन आए, कैसे कैसे चेंजेस आए। कुछ अच्छे बदलाव भी आए, कुछ बुरे परिवर्तन भी हुए समय के साथ में। इसलिए इसे हम 2 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। और दोनों भागों का जो समानता और असमानता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, मुख्य परीक्षा में भी आते हैं। जितनी भी राज्य सेवा मुख्य परीक्षाएं हैं, उनमें भी इनमें समानता व असमानता के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ताकि ये अच्छे से याद रहे हमें फैक्ट, और हम तुलना कर सके उत्तर वैदिक काल के साथ में इसकी, ठीक है। ऐसे ध्यान से पढ़िएगा कि ये हमें एक बार में ही याद रह जाए। वैदिक साहित्य में कुल 31 नदियों का उल्लेख हुआ है। कितनी नदियों का? 31 नदियों का।
भारत नदियों का देश है। सबसे अधिक नदियाँ यदि कहीं पाई जाती है तो भारत में ही पाई जाती है, और इसी का उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है, जिसमें से 25 नदियों का वर्णन अकेले ऋग्वेद में होता है। ठीक है, ऋग्वेद जो है उसमें होता है 25 नदियों का, और शेष जो नदियाँ हैं वो तीनों वेद जो शेष बचे हुए हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनमें किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है ना। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ा था उसमें सिंधु नदी की बात हुई थी, इंडस रिवर की, तो ये वही नदी है। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, और ऋग्वेदिक आर्यों के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि वैदिक संस्कृति जो चला रहे थे वो कौन थे? आर्य थे, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? ऋग्वेदिक आर्य, क्योंकि चूंकि ऋग्वेदिक काल में थे तो ऋग्वेदिक का आर्य हो जाएंगे, उत्तर वैदिक काल में होंगे तो उत्तर वैदिक आर्य हो जाएंगे। ऋग्वेदिक आर्यों की पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? सिंधु नदी। जैसे कि आज वर्तमान स्थिति में हम भारतीय क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि गंगा हमारी सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना जाता है? गंगा नदी को माना जाता है। वैसे ही इस समय में ऋग्वेदिक आर्यों के द्वारा सिंधु नदी को पवित्र नदी माना जाता था। ठीक है, आई होप आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, ऋग्वेदिक आर्यों की पवित्र नदी सिंधु नदी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, राजा को असीमित अधिकार नहीं था, उस पर सभा व समिति नामक 2 संस्थाएं नियंत्रण रखती थीं। असीमित अधिकार मतलब राजा अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता था। ऐसा नहीं होता था कि राजा ने, वैसे था, राजा का बहुत बड़ा रोल होता था राजनीति में। ठीक है, पूरी प्रजा को संभालना, शासन प्रशासन का मुखिया था राजा उस टाइम पे, लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। कभी कभी उसके निर्णयों को परिवर्तित भी होना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया मतलब पत्थर की लकीर हो गया, ऐसा नहीं होता था। उससे बड़ी सभा व समिति थी जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी बैठते थे, जो पुरोहित वगैरह होते थे उस समय के, वो सभी बैठते थे, और यदि राजा का निर्णय सही नहीं है तो उसे नकारा भी जाता था। मतलब कि एक मीटिंग होती थी उस समय पे इन सब लोगों की, और फिर निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि राजा को असीमित अधिकार नहीं थे, उसकी पावर थी, मेन मुखिया वही होता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने मन मर्जी कोई भी गलत निर्णय ले सके। ठीक है, तो उससे ऊपर कौन सी 2 संस्थाएं थी? सभा व समिति, ये याद रखना है आपको। कर व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, टैक्स नहीं लिया जाता था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ओके, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा हुआ था। अब प्रशासनिक इकाई की, अब राजा की बात तो कर ही ली कि राजा रहता था, सभा और समिति 2 संस्थाएं थी, है ना, जहाँ पे सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुरोहित वगैरह सभी मिल बैठ के, राजा सभी मिल बैठ के किसी भी समस्या का निवारण करते थे, या फिर जो भी प्रजा के लिए निर्णय लेना है वो उस निर्णय पे वार्तालाप करते होंगे और अपना निर्णय लेते होंगे। तो प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में हम देख लेते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। इन्हें जो प्रशासनिक इकाई थी उसे 5 भागों में बांटा गया था, है ना, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखते हैं गांव होता है, गांव के बाद में नगर होता है, नगर के राज्य होता है, जिला होता है, राज्य होता है, देश होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रशासनिक इकाई बटी हुई थी, कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। कुल के जो प्रमुख होते थे उन्हें कुलप कहा जाता था, ग्राम के जो प्रमुख होते थे उन्हें मुखिया कहा जाता था, विश्व के प्रमुख को विश्वपति और जन के प्रमुख को राजन कहा जाता था। फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, इसे मत भूलना, पूछा जाता है। कुल के प्रमुख को कुलप, ग्राम, पहले तो एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था, तो 5 भागों में बांटा गया था। उनका क्रम पूछा जाता है, तो ये क्रम है, पहले कुल, कुल से बड़ा ग्राम होता था, ग्राम से बड़ा विश्व होता था, विश्व से बड़ा जन और जन से बड़ा राष्ट्र। कुल के प्रमुख को कुलप कहा जाता था, ग्राम के प्रमुख को मुखिया कहा जाता था, विश्व के प्रमुख को विश्वपति और जन के प्रमुख को राजन कहा जाता था। राष्ट्र की जहाँ तक बात है तो अलग अलग दिशाओं में उस टाइम पे जो शासन फैला हुआ था वहाँ अलग अलग नाम से इन्हें पुकारा जाता था। जैसे कि यदि हम 2-3 चीज़ें बताती हूँ। उत्तर दिशा की साइड में जो राजा राज्य करते थे उन्हें विराट कहा जाता था। ठीक है, और मध्य का जो एरिया था
जहाँ पे प्रशासनिक इकाई चलती थी और वहाँ के जो राजा थे, तो मध्य क्षेत्र जो एरिया था भारत का, वहाँ के राजा को राजा कहा जाता था। ठीक है। दक्षिण में भोज कहा जाता था। दक्षिण में भोज। ठीक है। इस टाइप से डिवाइडेशन किया हुआ था कुछ। और भी नाम थे, जैसे कि कहीं कहीं पे इसे विराट, राजा, भोज और सम्राट भी कहा जाता था। सम्राट। ठीक है। और सम्राट कहाँ कहा जाता था? ये उत्तर मध्य में कहा जाता था, मतलब उत्तर दिशा से थोड़ा सा नीचे, वहाँ पे राजाओं को सम्राट कहा जाता था। तो राष्ट्र का जो मुखिया था उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। ये हो गया क्लियर पॉइंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख राज्याधिकारी। प्रमुख राज्याधिकारी मतलब जैसे कि आज प्रशासनिक इकाई चलती है तो प्रधानमंत्री जो होता है वो प्रमुख होता है, गृह मंत्री जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। उसी टाइम यहाँ पे भी प्रमुख राज्याधिकारी कौन थे? पुरोहित एवं सेनानी को प्रमुख राज्याधिकारी माना जाता था। सेनानी या फिर सेनापति बोल लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में 10 राज्य नामक युद्ध भरतवंश के राजा सुदास तथा 10 राजाओं के संघ के बीच हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जाएगा? कौन सा युद्ध हुआ था? 10 राज्य नामक युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ था? भरतवंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य राजा थे, उनके मध्य हुआ था ये युद्ध। और किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेदिक काल में हुआ था। मतलब एक बहुत बड़ा युद्ध था, जैसे महाभारत का युद्ध वगैरह हम इन्हें याद रखते हैं ना, उसी तरीके से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था 10 राजाओं और भरतवंश के राजा सुदास के मध्य। और कब हुआ था? ऋग्वेदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्या है? समाज पुरुष प्रधान था। कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। जैसा कि आज का समाज है वैसे ही इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। अच्छा, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्त्रियों की दशा है ना, उस टाइम पे स्त्रियों को कम नहीं आंका जाता था, सारे अधिकार थे उनके पास और काफ़ी अच्छी दशा होती थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पीड़ित होकर जीना पड़ता था या फिर एक गुमनाम सी ज़िंदगी जीना पड़ती थी, ऐसा कुछ नहीं था, अच्छी दशा थी। कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था, पुरुषों की तरह शिक्षा ग्रहण करती थी। ठीक है। उपनयन संस्कार कन्याओं का भी होता था और पुरुषों की तरह ही वो शिक्षा भी ले सकती थी। बहुपति प्रथा, बहुपति, हाँ पत्नी नहीं, बहुपति प्रथा व विधवा विवाह का प्रचलन था। देखिए, अब इन्हीं दो मुद्दों से पता चल रहा है कि महिलाओं की स्थिति उस समय पर कितनी अच्छी होगी, क्योंकि इसके बाद में आपको पता ही है कि राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1928 में, या फिर करेक्शन कर देना यदि मैं गलत हूँ तो सन में। विधवा विवाह के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी बहुत बड़ी। ये तो राजा राम मोहन राय तो काफ़ी बात हो गई ना, ब्रह्म समाज वगैरह की स्थापना। तो सोच लीजिए उसके बाद में स्त्रियों की दशा खराब होने लगी, ना कि उससे पहले ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। देखिए, बहुपति प्रथा जो कि आज भी चलायमान नहीं है ना, ये भी थी उस समय, और विधवा विवाह का प्रचलन भी था। जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्याएं जो थी उन्हें अमाजु कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, है ना, प्रीलिम में आया था। जीवन भर कुंवारी रहने वाली कन्याओं को ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। देखिए, दहेज प्रथा भी नहीं थी इस टाइम पे, पर्दा प्रथा भी नहीं थी, सती प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। अच्छा, एक चीज़ थी कि वो संपत्ति का अधिकार नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है पितृसत्तात्मक था समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, इसलिए संपत्ति का अधिकार तो मुखिया के पास ही होगा, तो ये चीज़ नहीं थी। ये याद रखना पॉइंट फ्रेंड्स, है ना। ऐसा नहीं कि संपत्ति का अधिकार भी था। दहेज प्रथा लागू थी, दहेज प्रथा नहीं चलती थी, पर्दा प्रथा नहीं चलती थी, सती प्रथा नहीं चलती थी, बहुपति प्रथा का प्रचलन था, विधवा विवाह हो सकता था, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं था। ये पॉइंट याद रखना। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया, हमने पहले पढ़ा है। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जो जैसा कर्म करेगा उसे उस वर्ण में डाला जाएगा, न कि जन्म या जाति के आधार पर थी। गाय को अघन्या कहा जाता था, या अधन्या या अघन्या कहा जाता था। अघन्या का अर्थ क्या होता है? इस वर्ड का अर्थ होता है बलि न देना।
बलि न देना। जैसे कि आज के केस में क्या है कि किसी भी चीज़ की मन्नत ली जाती है तो पशुओं की बलि दी जाती है, तो इसमें गाय की बलि कभी नहीं दी जाएगी, ये ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। ऋग्वेदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। क्या थे? नीवी, वास, अधिवास। नीवी शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था, वास मध्य भाग में पहना जाता था, अधिवास ऊपर शॉल की भांति ओढ़ा जाता था। ठीक है, तो कौन से थे? नीवी, वास और अधिवास। स्त्री पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था, दोनों ही आभूषण पहनते थे, दोनों ही आभूषणों को पसंद करते थे। स्वर्ण के सिक्के जो इस समय चलते थे उन्हें निष्क कहा जाता था, या गहने, जो स्वर्ण के गहने थे उन्हें निष्क कहा जाता था, या सिक्कों को भी। दास प्रथा प्रचलन में थी। पशुपालन अधिक महत्व था। अब व्यवसाय, देखो दास प्रथा प्रचलित थी इस टाइम पे, ये याद रखना है ना, दास प्रथा का प्रचलन था। दो तरह के व्यवसाय करते थे लोग, क्या? पशुपालन करते थे और कृषि भी करते थे। लेकिन दोनों में से यदि मुख्य चुना जाए, दोनों ही महत्वपूर्ण थे, लेकिन दोनों में से भी यदि ज़्यादा महत्वपूर्ण पशुपालन था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा गया, है ना। देखिए, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि लोहे की खोज नहीं हुई थी उस टाइम पे, तो कब हुई? ऋग्वेदिक काल में हो चुकी थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु को लोहा कहा गया, जिसे श्याम अयस्क कहते थे। वो हम लोहा कहते हैं, वो लोग श्याम अयस्क कहते थे इसे। और तांबा जो धातु थी उसे ये लोहित अयस्क कहते थे। दूर दूर तक लोहित का अर्थ क्या है? रक्त की भांति लाल, और तांबा थोड़ी सी रेडिश टाइप की धातु होती है, इसलिए इसे लोहित अयस्क कहते होंगे। और लोहा जो है ये थोड़ी काली काली धातु होती होगी, क्या होती है, इसलिए इसे श्याम अयस्क कहते हैं। दूर दूर तक व्यापार करने हेतु जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। जो व्यापारी थे, जो विदेश, जैसे आज की कंडीशन में हम कई बिजनेसमैन हैं जो विदेशों में जाते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, या फिर अपने जो रेजिडेंशियल एरिया है उससे बाहर निकल कर अदर स्टेट्स में जाते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, तो ऐसे व्यापारियों को क्या कहा जाता था? उस समय पणी कहा जाता था। सरस्वती सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती को भी एक महत्वपूर्ण नदी माना गया था, सिंधु नदी को भी महत्वपूर्ण नदी माना गया था। सूदखोर मतलब कि जो उधार में पैसा देते हैं और उसके बाद में ब्याज पर वो जीते हैं, ब्याज लेते हैं उन पैसों का और परेशान करते हैं। काफ़ी मतलब बुरे लोग माना जाता है सूदखोरों को, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं कभी कभी। सूदखोरों को वेकनॉट कहा जाता था। क्या कहा जाता था उस समय? वेकनॉट। आज हम सूदखोर बोलते हैं, उन्हें वेकनॉट कहा जाता था उस समय। अब यहाँ पे ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ, चूँकि यहाँ ऋग्वेदिक काल और ऋग्वेद में और अन्य तीनों वेदों में मिलाकर 31 नदियों का वर्णन किया गया है। तो हम देख लेते हैं, नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत में। सो हम देख लेते हैं कि वर्तमान में जिन नदियों को हम जानते हैं, प्राचीन काल में या प्राचीन इतिहास में उन्हें किन नामों से बुलाया जाता था या पुकारा जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुब्र, इसमें से कुछ नदियाँ पाकिस्तान में भी है ना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि भारत में, भारत बोल रही हूँ तो आप आज के आधुनिक भारत की बात करें। देखिए, भारत का जो मैप है आज की कंडीशन में कुछ इस तरह से है। ये रफ मैप बना के बता रही हूँ मैं, ज़्यादा सही तो नहीं बनेगा। रफ मैप है फ्रेंड्स, थोड़ा गलत बना है मुझसे, फिर भी देख लीजिए। आज हम इस टाइप के भारत को देखते हैं, लेकिन उस समय क्या था कि ये जो पाकिस्तान का पार्ट था, अफ़गानिस्तान वाला पार्ट था, ये सब भी भारत के अंतर्गत आता है। तो हम जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भारत यदि मैं कह रही हूँ तो आप पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का पार्ट भी भारत के अंदर ही लेंगे, है ना। वहाँ तक ये चीज़ फैली हुई थी, वैदिक संस्कृति हुई, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, ये सब चीज़ें फैली हुई थी वहाँ तक, है ना। तो ऑब्वियसली अगर मैं नदियों की बात करूँगी तो कुछ नदियाँ ऐसी भी होगी जो वर्तमान के पाकिस्तान में होगी, ठीक है। तो कुब्र जो नदी थी उसको आधुनिक नाम क्या मिला? कुर्रम, जो कि पाकिस्तान में है ये नदी। कुभा प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है काबुल। मतलब जो काबुल नदी है वर्तमान की, उसका प्राचीन नाम कुभा था, कुर्रम नदी का कुब्र था। वितस्ता नदी का वर्तमान नाम झेलम है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। आस्किनी का वर्तमान नाम चिनाब,
परुषणी का रावी, सवस्तु का स्वात, सतुद्री का सतलुज, विपाशा का व्यास और सदानीरा का गंडक, दृशधती का घग्गर और गोमती का गोमन। इसे 2-3 बार आप रीड करोगे तो ये याद हो जाएगा, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि याद नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेदिक कालीन देवता देख लेते हैं। हमने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या देखा था, ज़्यादा देवता वगैरह की बात नहीं की थी, हमने एक पूज्य पशु की बात की थी कि जो पूजनीय था वो सांड था और मंदिर वगैरह के डिज़ाइंस वगैरह नहीं होते थे, ये चीज़ें हमने देखी थी वहाँ पे फैक्ट जब पढ़े थे तो। लेकिन ऋग्वेदिक कालीन में देवताओं का बहुत महत्व था, अलग अलग देवताओं को माना जाने लगा था, सारी चीज़ें आ गई थी, यहाँ पे पूजा वगैरह भी होती थी, यज्ञ वगैरह भी होते थे। तो हम देख लेते हैं। इंद्र जो देवता थे, युद्ध का नेता उन्हें माना जाता था और वर्षा का देवता माना जाता था, है ना। युद्ध जब भी होता था तो इंद्र को याद किया जाता था, उनकी आराधना की जाती थी और वर्षा के लिए भी उन्हें ही उत्तरदायी समझा जाता था कि इंद्र देवता ही वर्षा करवा रहे हैं। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच का मध्यस्थता। अग्नि को मध्यस्थ क्यों कहा है देवता, देखिए उस टाइम पे हवन वगैरह स्टार्ट हो गए थे तो हवन में क्या अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, तो वहीं पे सारी आहुतियाँ दी जाती थी कि हम यहाँ पे जिन भी चीज़ों की आहुति दे रहे हैं वो डायरेक्ट देवताओं तक जा रही है। तो अग्नि क्या होते थे, देवता और मनुष्य के बीच के मध्यस्थ होते थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ये सब वरुण को कहा गया था। धो का अर्थ होता था आकाश का देवता। ठीक है, ये धो सुबह का या सवेरे का पर्यायवाची भी है। ठीक है। सोम वनस्पति के देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, विष्णु विश्व संरक्षक एवं पालनकर्ता और मरुत आंधी तूफान के देवता। तो ये कुछ प्रमुख देवता थे जिन्हें इस तरह से ये मानते थे। ठीक है, इसमें से वर्षा के देवता जैसे इंद्र हुए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वरुण वाले ये इंपॉर्टेंट है कि समुद्र के देवता, विश्व के नियामक, शासक, सत्य का प्रतीक, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, है ना। धो भी इंपॉर्टेंट है। सोम वनस्पति के देवता, उषा पूछा जा सकता है कि प्रगति एवं उत्थान देवता थे, है ना। उषा से हम क्या तात्पर्य करते हैं, सुबह जैसे होती तो हम एक नई विचारधारा के साथ जागते हैं और सोचते हैं कि अब हम प्रगति करेंगे। हमारा जो भूतकाल है या हमारा पास्ट है, जैसा भी रहा हो उसको हम छोड़ते हैं। अच्छा रहा हो तो हम याद भी रखते हैं उन चीज़ों को, और बुरा यदि रहा हो कल हमारा तो हम उसे छोड़ते हैं और एक नई प्रगति के बारे में सोचते हैं। तो उषा से ऐसे आप याद रखेंगे कि प्रगति और उत्थान के देवता, है ना। विष्णु विश्व संरक्षण पालन करता, मरुत आंधी तूफान के देवता। सो फ्रेंड्स, हमने आज ऋग्वेदिक काल के सारे फैक्ट देख लिए हैं वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋग्वेदिक काल के। अब हम इसका भी पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी हम फैक्ट वाइज पढ़ेंगे, यदि ज़रूरी हुआ तो हम समानता व असमानता के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारा मुख्य परीक्षा से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।